हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली अर्थव्यवस्था के क्लास में हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। इसमें पहला आधार था संसाधनों के स्वामित्व, उत्पादन के साधन और सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हमने देखा था। इसमें पहला प्रकार था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा था समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत के संदर्भ में 1947 के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसका झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ था। लेकिन जब 1991 में जब भारत ने एलपीजी मॉडल को अपनाया, एलपीजी मॉडल का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मॉडल को अपनाया, तब से भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका झुकाव जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ है। अब यहाँ जो वर्ड है एलपीजी मॉडल, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि एलपीजी का मतलब क्या होता है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन, मतलब हिंदी में बोले तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मॉडल जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए जो हम अभी बोल रहे हैं। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में जो भी अनावश्यक प्रतिबंध है उसको हटा देना, जैसे कि लाइसेंस, परमिट, कोटा इत्यादि को क्या कर देना, समाप्त कर देना। इससे क्या होगा कि जो भी आर्थिक विकास को गति देने वाले जो भी आपका नियम है, कानून हैं, जो आर्थिक नीतियां हैं, जो आर्थिक विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं, उस आर्थिक नीतियों को समाप्त कर देना, उस आर्थिक नीतियों में शिथिलता बरत देना, उस आर्थिक नीतियों में ढील बरतना ही उदारीकरण कहलाता है। तो ये उदारीकरण क्यों अपनाया गया, क्योंकि देश की आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये आवश्यक था। तो उदारीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद निजीकरण की बात करें तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है निजीकरण क्या होता है। निजीकरण का मतलब क्या हुआ कि सरकार के द्वारा 50% से अधिक शेयर जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र का वो निजी हाथों में या निजी समूहों में बेच देना, उसको निजीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण की बात करें, तो विश्व के जितने सारे देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को एक दूसरे के साथ जोड़ना ही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि विश्व के देशों के बीच में जो व्यापारिक संबंध है वो आपका मजबूत होंगे, और जब व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे तो वस्तुओं और सेवाओं का जो आयात निर्यात होगा उसमें उस प्रक्रिया में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये हो गया आपका एलपीजी मॉडल। तो आप समझ गए होंगे कि एलपीजी मॉडल क्या होता है। तो अगर भारत के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत का जो झुकाव है 1991 के बाद वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार थे। तो विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हम लोगों ने देखा था। पहला कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, दूसरा आपका उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और तीसरा था आपका सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो भारत के संदर्भ में कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कृषि और सेवा क्षेत्र में जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कौन सा था, हमने आपको बताया था पूरी डिटेल में कि वो कृषि था। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। अब हम लोग देखेंगे कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो यहाँ पर विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। पहला अर्थव्यवस्था है आपका विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरा है आपका विकासशील अर्थव्यवस्था, डेवलपिंग इकोनॉमी, और तीसरा है अविकसित अर्थव्यवस्था जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ पर विकास के आधार पर अगर बात करें तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो यहाँ विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि ये तीनों क्या होते हैं और इसका कौन कौन से देश इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर हमने 4 पैरामीटर लिए हुए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 4 पैरामीटर लिए हुए हैं। पहला है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तीसरा है तकनीक का स्तर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और चौथा है अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर औद्योगिकरण जहाँ पर औद्योगिकरण पहले हुए, वैसा देश जहाँ पर औद्योगिकरण पहले हुआ, जहाँ पर उद्योगों का विकास पहले हुआ। इसके बाद दूसरा हम बात करें कि प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो। तीसरा अगर बात करें तो तकनीक का स्तर, जिस देश में जो तकनीक का स्तर है वो अच्छा हो।
और चौथा अगर बात करें अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़क, बिजली, पानी, इस सब की जो व्यवस्थाएं हैं, तो जिस देश में जो आपका अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपका अच्छा हो, तो वैसे देश आपका डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। तो जहाँ पर औद्योगिकरण पहले हुआ हो, प्रति व्यक्ति आय आपका ज़्यादा हो, तकनीक का स्तर आपका अच्छा हो और अधोसंरचना आपका क्या हो, अच्छा हो, तो वैसे देश हमारा विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे देश को क्या बोलेंगे, विकसित देश बोलेंगे। अब विकसित देश के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे में यहाँ पर अगर बात करें तो विकसित देश में जैसे यूएसए, यूके, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इस तरह के देश हैं जो कि आपका क्या है, विकसित देश के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम इसी पैरामीटर को हम अगर विकासशील देशों के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर जो आपका विकासशील देश में है वो ये जो पैरामीटर हैं वो मध्यम में रहेंगे। अगर ये पैरामीटर धीरे धीरे विकास हो रहा है, मध्यम गति से अगर विकास हो रहा है, ये सब पैरामीटर मतलब कि आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर पर कैपिटा इनकम है, फिर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो सारा का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे हो रहा है, मध्यम स्तर से हो रहा है, तब उस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएँ आपको कहलाएंगी विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ। विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ। तो वैसे देश की अर्थव्यवस्था क्या बोलेंगे, विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ। जैसे में इसके एग्जांपल में जैसे हो गया भारत, फिर नेपाल, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो किस प्रकार के में आएंगे, विकासशील अर्थव्यवस्था में आएंगे। अब यही पैरामीटर अगर हम अविकसित अर्थव्यवस्था में अप्लाई करें तो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है ना। यहाँ पर जो आपका डेवलपमेंट है वो कम देखने को मिलती है। तो अविकसित अनडेवलप्ड इकोनॉमी, तो इसमें जो है यहाँ तो पूरा का पूरा विकसित है, पूरा ज़्यादा यहाँ पर है चीज़ें, यहाँ पर मध्यम स्तर पर है और यहाँ पर कम स्तर पर है। अगर कम स्तर पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम वहाँ कम हो, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पर ज़्यादा ना हो, कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत अच्छा ना हो, तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था। तो इस प्रकार के कौन कौन से देश हो गए, जैसे आपका नाइजर, चाड, साउथ सूडान, इस प्रकार के देश आपका आते हैं किस कैटेगरी में, तो अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश आते हैं। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि ये तीनों आपका विकसित, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्था क्या होती हैं। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ पहले हुआ होगा, पर कैपिटा इनकम वहाँ ज़्यादा होगा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर अच्छा होगा। तो ये अगर सबसे ज़्यादा है तो विकसित होंगे, मध्यम स्तर पर है तो विकासशील होंगे और जहाँ पर कम स्तर पर है तो अविकसित होंगे। इसके एग्जाम्पल ये हो गए। तो आप पूरी के पूरी ये जो चीज़ें हैं विकास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये आपको मुझे आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब अगर भारत के संदर्भ में बात किया जाए तो भारत में किस प्रकार की आपका अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, अगर विकास के आधार पर बात करें तो यहाँ पर विकासशील अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं, मध्यम स्तर पर हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर पर है, वो विश्व के साथ अंतर संबंध के आधार पर, विश्व के साथ जो आपका रिलेशन से उसके आधार पर अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्थाएं के 2 प्रकार देखने को मिलती है। पहला हो गया आपका खुली अर्थव्यवस्था, मतलब ओपन इकोनॉमी, और दूसरा हो गया बंद अर्थव्यवस्था, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी। पहला हो गया आपका कौन सा, ओपन इकोनॉमी, और दूसरा हो गया क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ये ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ वस्तु और सेवाओं का आयात एवं निर्यात करती है। तो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाओं में क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो आपका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है वो दूसरे देशों के साथ होता है। और इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था में क्या होती हैं कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन एवं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की नीति होती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आपको ये आपका उदारीकरण, आपका वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा की नीति आपको दिखाई देंगी। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इस प्रकार के ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, यूके हो गया। इस तरह के जो आपका देश हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो खुली अर्थव्यवस्था में आएंगे। मतलब देशों के साथ क्या हो रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है वस्तुओं और सेवाओं का। लेकिन वही अगर बंद अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सीधे उल्टा है। यहाँ पर ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात दूसरे देशों के साथ नहीं करती हैं, उस प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएँ होती हैं कौन सी होती हैं, बंद अर्थव्यवस्था होती हैं। और इस बंद अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद की नीति होती है। संरक्षणवाद का नीति का मतलब
प्रोटेक्शनिज्म कि आपका सिद्धांत पर ये काम करता है। मतलब ये हुआ कि अब ये संरक्षणवाद की नीति क्या होती है, तो जब कोई भी देश अपने आप को जब बंद अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है तो उससे हम लोग संरक्षणवाद की नीति कहते हैं, संरक्षणवाद का सिद्धांत कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो बंद अर्थव्यवस्था है ये एक आदर्श स्थिति है जिसमें किसी भी देश के पास आवश्यक संसाधन होना चाहिए। तो बंद अर्थव्यवस्था वाले अगर देश की बात करें तो इसमें आपको क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका यूक्रेन, ताजिकिस्तान, ब्राज़ील, इस तरह के जो देश हैं वो बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, आप यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं। चूँकि भारत का जो अन्य देशों के साथ व्यापार के संदर्भ में आयात और निर्यात होता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगी, ओपन इकोनॉमी हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक या प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो विश्व बैंक और प्रति व्यक्ति की आय के आधार पर 2016 के आय के आधार पर आपका अर्थव्यवस्था के जो हैं वो आपका 4 प्रकार हैं। निम्न आय मतलब लोअर इनकम, इसके बाद निम्न मध्यम आय मतलब लोअर मिडिल इनकम, इसके बाद उच्च मध्यम आय मतलब अपर मिडिल इनकम और फिर उच्च आय वाले अर्थव्यवस्था मतलब अपर इनकम। तो दोस्तों 2016 में विश्व बैंक के द्वारा 2016 में एक नई पद्धति शुरू की गई, एक नई सिस्टम शुरू की गई जिसे एटलस सिस्टम कहा जाता है। और उस एटलस सिस्टम के द्वारा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार डिसाइड किए गए। तो यहाँ पर 4 प्रकार में निम्न आय, निम्न मध्यम आय, फिर उच्च मध्यम आय और फिर उच्च आय वाला अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है दोस्तों वो आपका है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम की यहाँ पर बात की जा रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 जुलाई 2020 के आंकड़े यहाँ पर लिए हुए हैं। ये आंकड़े एक ड्यूरेशन के बाद चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस मैंने समझाने के लिए आपको एक आंकड़ा लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि निम्न आय वाले जो आपका अर्थव्यवस्था है उसे मतलब किसे कहते हैं। तो निम्न आय वाला अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है वो आपका $1036 से कम हो, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम लोग निम्न आय वाले अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद निम्न मध्यम आय वाला किसको बोलेंगे, तो $1036 से ज़्यादा मतलब $1036 और $4045 के बीच हो, इसका प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम हो, जिस देश में 1036 से $4045 के बीच में हो, तो उसे हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, निम्न मध्यम आय वाले में रखते हैं। अब उसी तरह से उच्च मध्यम की बात अगर किया जाए तो इसमें आपका $4045 से आपका $12,535 के बीच में हो, इस देश के प्रति व्यक्ति आय जो हो, तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, उच्च मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश में रखते हैं। इसके बाद उच्च आय में किसको रखेंगे, तो जिस देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $12,535 से अधिक है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, उच्च आय वाले देश की अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट मैंने एक आंकड़े आपको समझाने के लिए रखा है, इसमें आपको ज़्यादा ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर निम्न आय में $1036 से कम, इसके बाद निम्न मध्यम आय में $1036 और $4045 के बीच हो, और उच्च मध्यम में $4045 से $12,535 के बीच हो, और फिर उच्च आय में $12,535 से ज़्यादा। जस्ट मैंने एक रेफरेंस डाटा लिया है, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो भारत के संदर्भ में अगर बात करें, तो भारत के संदर्भ में किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती है, तो भारत के संदर्भ में जो पर कैपिटा इनकम है वो आपका 2120 डॉलर है। तो आप यहाँ से देख कर बताइए कि किस कैटेगरी में आएगा ये, तो यहाँ पर इससे तो ज़्यादा है, इसके बीच में आएगा, देखिए यहाँ पर, तो ये निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था वाले देश के अंतर्गत आएगा। तो भारत किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में आएगा, आपका निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको बता दिया कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर आपका अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में।
अब हम लोग देखेंगे कि आपका नियोजन के आधार पर, जो 6 नंबर पर है वो नियोजन के आधार पर, नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने आपका प्रकार है। तो यहाँ 2 प्रकार देखने को मिलती है। जो पहला प्रकार है आपका योजनाबद्ध, और दूसरा इसमें जो प्रकार है वो आपका है गैर योजनाबद्ध। पहला है कौन सा, योजनाबद्ध, और दूसरा कौन सा है, गैर योजनाबद्ध। तो योजनाबद्ध क्या होता है और फिर गैर योजनाबद्ध क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो योजनाबद्ध का मतलब क्या हुआ कि प्लान्ड इकोनॉमी, और गैर योजना मतलब क्या हुआ, अनप्लान्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर योजनाबद्ध का मतलब क्या समझ सकते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो आर्थिक विकास के लिए योजना बना करके आर्थिक विकास को गति दिया जा रहा है, वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर क्या हो रहा हो, जहाँ पर आर्थिक विकास के लिए योजना बना कर उसको अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास को गति दिया जा रहा है। तो उस प्रकार की जो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की आएंगी, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था किसके अंतर्गत आएंगी, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगी। और गैर योजनाबद्ध मतलब क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्लानिंग नहीं किया जा रहा हो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, तो वहाँ पर आपका अनप्लान हो जाएगा। तो ये आपको समझ में रहे। तो ये भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, तो आपको योजनाबद्ध देखने को मिलती है। आप जानते होंगे पंचवर्षीय योजना, इस तरह की योजना है बहुत सारे, जो योजना आयोग के द्वारा चलाया गया था। तो ये आर्थिक विकास को गति देने के लिए, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, आपका योजनाबद्ध इकोनॉमी, योजनाबद्ध जो आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये जैसे ही चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है तो फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, जो एक स्टैंडर्ड लेवल का है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।